दोस्तों आज की डेट है 6 अगस्त 2020 और स्वागत है आपका यूपीएससी पीएससी एग्ज़ाम मंथन में। चलिए शुरू करते हैं आज का डेली करंट अफेयर्स मंथन। आज का हमारा पहला टॉपिक है अयोध्या में जो राम मंदिर बना है वहाँ पे यूज़ होने वाले नागरा आर्किटेक्चर से। आखिर क्या है कंटेक्स्ट इस न्यूज़ का? इस न्यूज़ का कंटेक्स्ट ये है कि कल हमारे प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या में राम जन्मभूमि का शिलान्यास किया है तथा राम मंदिर का शिलान्यास कर दिया गया है। अब धीरे धीरे राम मंदिर का निर्माण होने लग जाएगा। तो ये जो राम मंदिर है, जो बनने वाला राम मंदिर होगा, भव्य मंदिर होगा, यह मंदिर नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर से संबंधित होगा। तो हमें जानना चाहिए कि नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर की क्या क्या विशेषताएं होती है और इसके मुख्य बिंदु क्या होते हैं, जो कि हमारे परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आप यहाँ पे एक इमेज देख पा रहे होंगे, ये कंप्लीट नागरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर से संबंधित है। हम एक एक करके इसके बातों पर चर्चा करना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एक ध्वज दिख रहा होगा, जो कि सबसे ऊपर ही ऊपर मंदिर का जो झंडा होता है वही ध्वज होता है। तो सबसे पहला पार्ट हो गया ध्वज। फिर आपको एक कलश जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, जो कि ऊपर यहाँ पे कलश जैसा स्ट्रक्चर रखा हुआ है, ये कलश है। फिर यहाँ पे एक गोल पोर्शन आपको दिख रहा होगा, इसे हम कहते हैं आमलक, ये आमलक हो गया। फिर इसके बाद ये जो लॉन्ग लंबा स्ट्रक्चर है, इस लंबे स्ट्रक्चर को शिखर कहा जाता है। और इसके बाद ये जो शिखर होता है, शिखर के जस्ट नीचे वाले पोर्शन में यहाँ गर्भगृह होता है। गर्भगृह ही वो एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे भगवान की असली मूर्ति जो होती है वो वहाँ रखी जाती है। तो ये गर्भगृह हो गया। इसके साथ ही साथ आपने देखा होगा कि जब लोग मंदिर जाते हैं तो बाहर ही बाहर लोग वहाँ से ऐसा चक्कर काटते हैं मंदिर के। तो ये जो पोर्शन होता है जहाँ पे लोग पैदल परिक्रमा कर रहे होते हैं, इसे बोलते हैं प्रदक्षिणा पथ। ये पोर्शन हो गया प्रदक्षिणा पथ। फिर आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ ये ऐसे स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। इन छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स को मंडप कहा जाता है, मंडपा या मंडप कहा जाता है। फिर आप देख रहे होंगे कि पूरा मंदिर एक ऊंचे प्लेटफॉर्म के ऊपर बना हुआ है। ये जो प्लेटफॉर्म है कम्प्लीटली हर तरफ से प्लेटफॉर्म बना हुआ है। तो ये जो प्लेटफॉर्म है, यही प्लेटफॉर्म को हम जगती कहते हैं। तो आपको ये सारे स्ट्रक्चर के नाम अच्छे से याद होने चाहिए। ध्वज, कलश, आमलक, फिर आपका गर्भगृह, फिर शिखर, उसके बाद प्रदक्षिणा पथ, फिर मंडप और जगती। तो ये सारे स्ट्रक्चर अगर आपको पता होंगे तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। और इसके साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये नोट करने वाला है, आपने देखा होगा कि जो नागरा स्टाइल के टेम्पल के आर्किटेक्चर के थ्रू जो मंदिर बनते हैं, उनके बाहर कोई भी एज सच बाउंड्री वॉल नहीं होती है। और यही ट्रेडिशन कई सालों से चला आ रहा है। आइए और इसमें क्या क्या खास बातें होती हैं। नागरा स्टाइल में कहीं पे भी एलोबरेट बाउंड्री वॉल नहीं होती है और गेटवेज भी नहीं होते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखने वाला है, नागरा स्टाइल के थ्रू बनने वाले मंदिरों में कहीं भी वाटर टैंक नहीं होता है। और जो प्रदक्षिणा पथ होता है, मतलब जो परिक्रमा करने के लिए स्पेस होता है, जिससे कि प्रदक्षिणा पथ जो होते हैं वो वहाँ पे उपस्थित होते हैं। और जो गर्भगृह होता है वो हमेशा यूजुअली ऐसा ही होता है। अगर आप यहाँ पे देखें इस इमेज में, तो ये जो सबसे ऊंचा जो स्ट्रक्चर होता है, जो शिखर होता है, वही उसके नीचे ही गर्भगृह होता है, जो कि उसका सबसे टॉलेस्ट टावर होता है। चलिए, हमने यहाँ पे डिस्कस किया है गर्भगृह, मंडप, शिखर और वाहना, ये सारे यहाँ पे डिस्कस कर लिए हमने पार्ट। नागरा स्कूल इज़ अगेन सब डिवाइडेड। जो नागरा स्कूल है वह और भी उसका डिवीज़न हुआ है, और उन डिवीज़न में हम उड़ीसा, खजुराहो, सोलंकी या ऐसे ही और उसके सब डिवीज़न के फॉर्म में कुछ कुछ मॉडिफिकेशन करके इनको दूसरे फॉर्म्स में क्रिएट किया गया है। चलिए अगले न्यूज़ आर्टिकल पर चलते हैं। आज का हमारा अगला न्यूज़ आर्टिकल संबंधित है TW3 से। आखिर ये TW3 क्या है? TW3 इज़ नथिंग बट टैनर व्हाइट हाउस 3। क्या है इस न्यूज़ का कंटेक्स्ट? इस न्यूज़ का कंटेक्स्ट ये है कि ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन AITA ने कंपलसरी कर दिया है कि जितने भी जूनियर प्लेयर्स आएंगे कंपटीशन के लिए, तो उन सारे लोगों का एक एज वेरिफिकेशन टेस्ट करने के लिए उनका एज वेरिफिकेशन टेस्ट कराया जाएगा, और वो टेस्ट होगा TW3 टेस्ट। TW3 टेस्ट कई सालों से यूज़ किया जा रहा है और इसके थ्रू एक्चुअल एज के आसपास की एज पता लगाने में मदद मिलती है। तो यही इस न्यूज़ का कंप्लीट कंटेक्स्ट था। तो अब इसमें आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि अलग अलग सालों में जो बोन्स होती हैं उनका स्ट्रक्चर अलग होता है, और वो कैसे जॉइंट होती है और उनका डेवलपमेंट कैसे होता है,
इसको पता लगाया जाता है इस एज वेरिफिकेशन टेस्ट में। इस एज वेरिफिकेशन टेस्ट में जो एक्सरे के थ्रू एक पूरा कंप्लीट हाथ का स्ट्रक्चर मालूम किया जाता है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप वाले लोगों का एक्सरे यहाँ पे निकाला हुआ है, और यहाँ पे इनके बोन के स्ट्रक्चर्स जो हैं वो यहाँ पे अलग अलग यहाँ बोन के स्ट्रक्चर्स आपको देख पा रहे हैं। तो इन बोन के स्ट्रक्चर वो कैसे ग्लू अप हुई है एक दूसरे से, उन सब के बेसिस में एक एज का वेरिफिकेशन टेस्ट किया जाता है और पता लगाया जाता है जो एज मेंशन की गई है एप्लीकेशन फॉर्म्स में वो एज सही है या नहीं है। आखिर ये एज, इस टेस्ट का क्या सिग्निफिकेंस है? इस टेस्ट का यही सिग्निफिकेंस है कि एक तो ये चीपर होता है और ये बहुत आसानी से इसका रिजल्ट निकल जाता है, इसलिए इस टेस्ट को कंडक्ट कराया जाता है। अगर हम देखें तो 17 साल के बच्चे और 15 साल के लड़कियों में ये जो रफ एस्टिमेशन ऑफ देयर एज कैन बी डन, तो एक ये पॉइंट हो गया। अगला पॉइंट ये है कि बीसीसीआई जो है, जो कि क्रिकेट की एक सर्वोच्च संस्था है इंडिया में, वो और एआईटीए जो है ये ऑलरेडी यहाँ पे टेस्ट कराने वाली बात कर रहे हैं। ये जो अभी ऑलरेडी टेस्ट होता है बीसीसीआई में ऑलरेडी होता है, और एआईटीए जो है वो आगे भी इस टेस्ट को कराने की बात कह रहा है। और इसके साथ ही साथ हमने ये वाला पॉइंट देख लिया है कि चीपर होता है और इसका रिजल्ट जो है वो क्विकली मिल जाता है। तो ये सारे पॉइंट थे जो कि रिलेटेड थे टैनर व्हाइट हाउस 3 में। तो किसी भी समय प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टैनर व्हाइट हाउस 3 जो कि चर्चा में रहा है किससे संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा ये एक एज वेरिफिकेशन टेस्ट है। चलिए अगले न्यूज़ आर्टिकल की तरफ चलते हैं। अगला न्यूज़ आर्टिकल संबंधित है H1B वीज़ा से। H1B वीज़ा से संबंधित है। आइए जानते हैं इस न्यूज़ का कंटेक्स्ट क्या है। इस न्यूज़ का कंटेक्स्ट ये है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने अभी रिसेंटली एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पे साइन किया है और ये कहा है कि जो वहाँ के फेडरल एजेंसीज़ हैं जो कि H1B वीज़ा पर लोगों को वहाँ पे जॉब दे रही होती है, अब वो ऐसा नहीं कर पाएगी और वो H1B वीज़ा पे आए हुए लोगों को वहाँ पे हायर नहीं कर पाएगी। तो हम समझते हैं कि इससे क्या क्या आपको इम्प्लीकेशंस होंगे और H1B वीज़ा के बारे में हमें क्या पढ़ना चाहिए। H1B वीज़ा एक तरह का नॉन इमिग्रेंट वीज़ा होता है जो कि बाहर की कंट्रियों से बाहर की कंट्री से लाने वाले लोगों को अमेरिका प्रोवाइड कर रहा होता है। इससे ये खासकर ऐसे लोगों को दिया जाता है जिनको कि किसी थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल एक्सपर्टाइज होता है किसी स्पेसिफिक फील्ड में, तो ऐसे लोगों की वहाँ ज़रूरत होती है और वो लोग वहाँ पे जाके अपनी सर्विसेज अमेरिका में दे रहे होते हैं। इसकी अवधि अराउंड 3 to 6 ईयर्स होती है और इन वीज़ा पे काम करने वाले लोग वहाँ जाकर किसी दूसरी कंपनी में भी स्विच कर सकते हैं या फिर अपनी कंपनियाँ चेंज कर सकते हैं, उसमें कोई भी पाबंदी नहीं होती है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे कि ऑलमोस्ट इसकी जो अवधि होती है वो इतने साल होती है और इसे और भी एक्सटेंड किया जा सकता है। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये वीज़ा जो होते हैं H1B वीज़ा यही वहाँ पे ग्रीन कार्ड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। और हम इसके बारे में और अगर बात करें तो ऑलमोस्ट 65,000 जो वीज़ा अमेरिका जो इशू कर रहा होता है उसमें से जो वहाँ की फेडरल एजेंसीज़ है जो कि 1800 से 2000 लोग जो होते हैं उनको फेडरल एजेंसी अपने यहाँ इन्हीं वीज़ा के थ्रू पर के यूज़ करके ही उनको रख लेती है। और 70% जो H1B वीज़ा होते हैं वो भारतीयों को ही इशू किए जाते हैं। तो ये एक बड़ा इम्प्लीकेशन होने वाला है भारतीयों पे इसका। अगर हम और वीज़ाज़ की बात करें, हमने देखा था H1B वीज़ा, जो हमें मेन वीज़ाज़ हैं उनके बारे में एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। H1B वीज़ा, यहाँ पे फिर L1 वीज़ा आता है, फिर B1 वीज़ा आता है और आपका E1 वीज़ा आता है। ये चारों वीज़ाज़ एक बार डिस्कस कर लेते हैं। H1B वीज़ा हमने देख लिया है। H1B वीज़ा क्या है? L1 वीज़ा वो वीज़ा होता है जिसमें कि इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र हो रहा होता है। इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र कैसे होता है? जैसे कि लेट्स से कि अमेरिका में कोई एक कंपनी है, उसने भारत में अपनी 2 ब्रांचेस यहाँ पे इस्टेब्लिश की हुई है, ये इंडिया है, और यहाँ पे एक कोई एम्प्लॉई है, उस एम्प्लॉई की ज़रूरत अमेरिका के मेन सेंटर में पड़ जाती है। तो अब क्या होगा, यहाँ से इस एम्प्लॉई को अमेरिका के सेम कंपनी में ही ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे कोई भी दूसरी कंपनी चेंज नहीं हो रही है, सेम कंपनी में वो बंदा यहाँ जो इंडिया से अमेरिका में चला जाएगा और वहीं अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने लग जाएगा। ये याद रखने वाली है बात है कि H1B वीज़ा और L1 वीज़ा में डिफरेंस ये है कि ये लॉन्ग टर्म वीज़ा होता है।
एज़ कम्पेयर टू H1B वीज़ा। तो इसमें काफ़ी लंबे समय तक आदमी अमेरिका में रहने की परमिशन होती है उसे। B1 वीज़ा, B1B वीज़ा बहुत स्मॉल टर्म्स के लिए होता है, लेट से 3 महीने के लिए होता है। किसी बिजनेस ट्रिप में अगर इंडिया से या फिर कहीं किसी दूसरी कंट्री से कोई बिजनेसमैन या फिर एंटरप्रेन्योर या फिर कोई एम्प्लॉय वहाँ पे जाके कोई बिजनेस ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रहा होता है, तो वह यूजुअली B1 वीज़ा पे जा रहा होता है। इसके साथ ही साथ अगर हम E1 वीज़ा अगर देखें तो ये ट्रीटी ट्रेडर्स और ट्रीटी इन्वेस्टर के लिए ये वीज़ा यूज़ हो रहा होता है। तो अगर कोई वहाँ पे जाके अपना बिजनेस को प्रमोट करना चाहता है, बिजनेस को यूज़ करना चाहता है या कमर्शियल रिलेशनशिप वहाँ पे बनाना चाहता है, तो ऐसे केसेस में वो E1 वीज़ा के साथ में अमेरिका में जा रहा होता है। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक संबंधित है 3 कैपिटल्स फॉर आंध्र प्रदेश। तो क्या है इस न्यूज़ का कंटेक्स्ट? इस न्यूज़ का कंटेक्स्ट ये है कि आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने अभी एक स्टे लगा दिया है, जो कि YSR गवर्नमेंट ने अभी 3 अलग अलग जो कैपिटल्स बनाने की बात कही थी, तो उस पर स्टे लगाने का स्टे दे दिया है। तो अभी ये सारा काम वहाँ पे अभी रुक जाएगा। अभी इशू क्या था वहाँ पे? बहुत सारे लोगों ने 3 जो कैपिटल्स बन रही है इसके लिए स्टे के लिए डिमांड की थी, और इसके साथ ही साथ गवर्नमेंट का इस पर रिप्लाई ये था कि अलग अलग जगहों में अगर हम कैपिटल बनाएंगे तो किसी एक ही जगह का डेवलपमेंट नहीं होगा। हम देखेंगे कि सारी जगहों का इक्विटेबली जो डेवलपमेंट है वो प्रोसेस डेवलपमेंट स्टार्ट होगा और सारे जो क्षेत्र हैं वो इक्वली ग्रो कर पाएंगे। इसलिए आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने ये चीज़ कही थी, लेकिन लोगों को यहाँ से इनकन्वीनियंस कॉज होगा क्योंकि अलग अलग जगहों में अलग अलग चीज़ें अवेलेबल होगी और लोगों को बहुत अधिक ट्रैवल करना होगा और इससे बहुत परेशानियाँ उत्पन्न होने वाली थी। इसलिए लोग इसके ऊपर ऑब्जेक्शन क्रिएट कर रहे हैं। तो अगर हम देखें ये 3 लोकेशंस कौन कौन सी हैं, एक तो अमरावती जो है, अमरावती को लेजिस्लेटिव कैपिटल बनाने की बात कही गई है, विशाखापट्टनम को एक्सिक्यूटिव कैपिटल बनाने की बात कही गई है, और करनूल जो कि काफ़ी फेमस रहा है, हमेशा से सुर्खियों में रहता है, तो करनूल को जुडिशियल कैपिटल बनाने की बात कही गई है। तो आपको ये तीनों की लोकेशन याद रहनी चाहिए किसी प्रीलिम्स में या फिर UPSC प्रीलिम्स या PSC प्रीलिम्स में इसके बारे में पूछा जा सकता है कि कौन कौन से 3 सिटीज़ को आंध्र प्रदेश का कैपिटल बनाने की घोषणा की गई है, या फिर इन्हें नॉर्थ टू साउथ जमाने के लिए बोल दिया जाए कि नॉर्थ टू साउथ आपको इनको अरेंज करना है, या फिर ईस्ट टू वेस्ट अरेंज करने के लिए बोल दिया जाए तो आपको ईस्ट टू वेस्ट अरेंज करने के लिए इसमें आना चाहिए। तो इनकी लोकेशन आप ज़रूर याद रखें। और ऐसे हमारे कौन कौन से स्टेट्स हैं जहाँ पे अभी 2 कैपिटल वाला स्ट्रक्चर जो चल रहा है? एक है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में 2 कैपिटल है, मुंबई और नागपुर। हिमाचल प्रदेश है, वहाँ शिमला और धर्मशाला, ये 2 कैपिटल्स हैं। जब जम्मू और कश्मीर जब आर्टिकल 370 के लागू होने के पहले जब एक था, उस समय भी श्रीनगर और जम्मू 2 कैपिटल्स हुआ करती थी। और अभी रिसेंटली गैरसन जो है उसको उत्तराखंड की एक और नई राजधानी वहाँ बना दिया गया है, तो यहाँ भी 2 राजधानियाँ हो गई है अब, देहरादून और गैरसन। तो ये आपको 3 स्टेट, एग्जिस्टिंग 3 स्टेट्स और जम्मू कश्मीर जो कि अब नहीं रहा है ऐसी 2 राजधानियाँ, तो ये आपको याद रखने चाहिए फैक्ट्स और फिगर्स। चलिए हमारे अगले टॉपिक पर चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक रिलेटेड है बैरूट से। क्या है इस न्यूज़ का कंटेक्स्ट? इस न्यूज़ का कंटेक्स्ट ये है कि अभी रिसेंटली वहाँ एक 2775 टन का अमोनियम नाइट्रेट से किया हुआ एक बड़ा विस्फोट सामने आया है, जिसमें कई लोगों के मारे जाने की खबर है और कई लोगों के घायल होने की खबर है। इसके बाद से बहरुत अभी ऐसे ही कई इकोनॉमिक सिचुएशन से गुजर रहा था और वहाँ की इकोनॉमी बहुत ही गंदे दौर से गुजर रही है। और आज आई खबरों के हिसाब से बहरुत या फिर लेबनान के पास आपको वहाँ पे 1 महीने का भी खाद्य सामान नहीं बचा हुआ है। तो इतनी बुरी हालात वहाँ पे अभी उत्पन्न हो गए हैं। बैरूत जो है वो लेबनान की राजधानी है और ये वहाँ की सबसे लार्जेस्ट सिटी है। आप लोगों ने इसके कई वीडियोस देखे होंगे, कई सारी जगहों में वायरल हुए हैं, जो कि जो विस्फोट है वो काफ़ी खतरनाक है। तथा इसे कहा जा रहा था कि ऑलमोस्ट ये हिरोशिमा नागासाकी में किए गए हमले, परमाणु हमले के ऑलमोस्ट 30% के इक्वलेंट था। तो भी मतलब एक बहुत ही व्यापक ब्लास्ट था ये। इसने कई घरों को और वहाँ पे कई इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज कर दिया है। अगर हम बैरूत और लेबनान के बारे में बात करें तो लेबनान एक मेडिटेरियन सी में एक सिटी है जो कि पेनिनसुलर रीजन है उसका, और ये ट्रायंगुलर शेप में बनी हुई एक कंट्री है लेबनान जो है। और यहाँ पे अल अशरफी एंड द अल मुसरे ये जो हैं ये लोग यहाँ पे जो 2 हिल्स हैं उन 2 हिल्स के बीच में सिचुएटेड है।
अगर हम लेबनान की पोजीशन देखें तो लेबनान की ये पोजीशन ये है, ये आपका मेडिटेरेनियन सी हो गया। मेडिटेरेनियन सी को ये टच कर रहा होता है। एग्जामिनर का मेडिटेरेनियन सी हमेशा से बहुत ही फेवरेट टॉपिक रहा है, फेवरेट एरिया रहा है। वो यहाँ से कई बार उसने क्वेश्चन पूछे हैं। जैसे कि आपको यहाँ पता होना चाहिए सीरिया हो गया, यहाँ पे जॉर्डन हो गया। सीरिया के आपको यहाँ पे इनके कैपिटल्स भी याद होने चाहिए। जैसे सीरिया की राजधानी हो गई दमस्कस, जॉर्डन की राजधानी क्या हो गई, यहाँ पे अमान हो गई, इसराइल की हो गई जेरूसलम, और यहाँ पे वेस्ट बैंक हो गया, यहाँ पे गोलन हाइट्स हो गया। गोलन हाइट्स ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है। साइप्रस हो गया। ये आपको ये सारे स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे जितनी भी कंट्रीज़ जो मेडिटेरेनियन सी को टच कर रही होती हैं वो आपको याद रहनी चाहिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर द डिस्कशन। आज के लिए हमारे पास इतने ही टॉपिक थे। दोस्तों अगर आपको हमारे द्वारा शेयर किए जाने वाले करंट अफेयर्स और एमसीक्यू क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर द डिस्कशन।